अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरेज प्रोडक्शन में आने वाले ग्राफ पर बात करेंगे। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस ग्राफ में दो पीक्स जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बना के दिखाई थी, क्या बता रही है? कूलिंग ऑयल, ठंडा करने वाला तेल क्या करता है एक्सरेज में? डियर स्टूडेंट्स, साथ ही हम इसमें कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज का मतलब भी समझेंगे। तो चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, वापस उसी डायग्राम की तरफ हम आ चुके हैं। इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास फिलामेंट, कैथोड, सामने एनोड, इलेक्ट्रॉन्स जाकर टकराए, एक्सरेज प्रोड्यूस हो गई। तमाम बातें हम अपनी प्रीवियस क्लास में इस डायग्राम से रिलेटेड डिस्कस कर चुके थे। बस एक बात जो वहां पर बाकी थी, यहां पर उसे कवर अप करके फिर हम आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर कूलिंग ऑयल लिखा देख रहे हैं। जो टारगेट है वो तो टंगस्टन डिस्क का है, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है। फिर कूलिंग ऑयल का क्या काम है? डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, जिनकी एनर्जी मैं आपको प्रीवियसली कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं, जब वो जाके इस टारगेट को यानी टंगस्टन डिस्क को टकराते हैं तो अपनी एनर्जी इस टंगस्टन की डिस्क को डिलीवर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये टेम्परेचर ई की सूरत में तो उभरती है। आप वैसे चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इस टंगस्टन टारगेट को टकराएंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी इस टंगस्टन के टारगेट को दे देंगे, तो टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन विल कीप ऑन राइजिंग। रेफरेंस के लिए दोबारा ये पॉइंट लिख देता हूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ई वी के इक्वल। यहां पे V इज द वोल्टेज अप्लाइड ऑन कैथोड। डियर स्टूडेंट्स, इस बात से हट करके टंक्शन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसके बावजूद भी टंक्शन का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक कलेयन की वजह से बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, के टंक्शन के मेल्ट होने का भी चांस है, और ये टंक्शन जहां पर पड़ा हुआ है, इतने हाई टेम्परेचर की वजह से इसके इर्द गिर्द करीब मौजूद चीजें, हत्ता के एनोड के मेल्ट होने का भी चांस है। फकत टंक्शन का मेल्टिंग पॉइंट 3000 प्लस है, एनोड का तो नहीं। तो एनोड मेल्ट हो सकती है, स्टील की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एनोड को ठंडा रखने के लिए इसमें से कूलिंग ऑयल को सर्कुलेट करते रहते हैं, ताकि टेम्परेचर एक खास लिमिटेड वैल्यू के अंदर अंदर ही रहे। बहुत ज्यादा हमारा सारे का सारा सेटअप हीट अप ना हो जाए, फिर हमें शट डाउन करना पड़ जाएगा और इससे डैमेज होने के भी काफी ज्यादा खतरा आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कूलिंग ऑयल का काम हो गया। जाने से पहले अपनी लास्ट क्लास में मैं आपको किस तरह का ग्राफ दिखा चुका था। हम जब इन निकलने वाली एक्सरेज का स्पेक्ट्रम या ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। सबसे पहला सवाल जो इस ग्राफ को देखते ही मैं आपसे पूछूंगा डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये ग्राफ कैसा है? क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है या लाइन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट्स, चीजों को जोड़ के पढ़ेंगे, आपको चीजें बहुत खूबसूरत दिखेंगी, यकीन कीजिए। याद कीजिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, याद कीजिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम में आपको बता चुका था, कुछ इस तरह का दिखता है जो आप इस वक्त यहां पिक्चर में देख सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में तमाम कलर्स, ये तमाम वेवलेंथ्स अलग अलग सेपरेटली मौजूद हुआ करती है। जबकि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में भी आप देख सकते हैं, यहां पर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एक रेनबो की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, जो आप यहां पर भी देख सकते हैं। इन तमाम कलर्स में कोई खास गैप नहीं है। एवरी सिंगल कलर इज मर्ज्ड इन द अदर कलर, so there is no specific boundary in any color. तो डियर स्टूडेंट्स,
इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को इस ग्राफ पर अप्लाई कीजिए। क्या ख्याल है आपको, क्या इस ग्राफ में, इस स्पेक्ट्रम में अकेली दो लाइंस ही दिखाई दे रही हैं या और भी बहुत सारी वेवलेंथ्स दिखाई दे रही हैं? डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब आइए देखते हैं। ये ग्राफ शुरू हो रहा है कुछ यहां से, यानी कि इसमें सबसे मिनिमम वेवलेंथ भी निकली होगी जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, फिर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है जिसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई एक वेवलेंथ नहीं है, यहां पर सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही हैं। सो दिस ग्राफ does not belong to a discontinuous spectrum. This graph contains so many wavelengths. यहाँ मिनिमम से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। So इसमें एक नहीं, बेतहाशा बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं जो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जा रही हैं। यानी तमाम वेवलेंथ से ये ग्राफ कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, कहीं पर ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यू नहीं हुआ। तो इस एतबार से डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस सारे प्रोसेस से जो एक्सरेज हम प्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज हैं। तो एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो ये बात क्योंकि खासी इंपॉर्टेंट है, ये बात अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि एक्सरे स्पेक्ट्रम कौन सी नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम में लाया करता है, तो आप कहेंगे सर ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लाया करता है। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्सरे स्पेक्ट्रम इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो है, ये बात मैं समझ चुका हूं, लेकिन इसमें ये दो पीक्स ऐसी खास आ रही हैं जिनकी वेवलेंथ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, जिनमें एक खास स्पेसिफिक इंटेंसिटी की एक्स रेस एमिट हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये दो पीक्स हैं, ये दो पीक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे ग्राफ को आपने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो कह दिया, लेकिन ये दो पीक्स आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? डियर स्टूडेंट्स, इन दो पीक्स में से ये वाली पीक के बीटा को रिप्रेजेंट कर रही है और ये पीक के अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ यहां पर एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असल में ये सवाल यकीनन आपके जहन में उभर रहा होगा कि सर आखिर आपने इस पीक को के अल्फा क्यों नहीं कहा और इसको के बीटा क्यों नहीं कहा? मुझे ये कैसे पता चल गया कि ये के बीटा ही की पीक है और ये के अल्फा की पीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं के अल्फा और के बीटा को एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम देख चुके हैं कि के अल्फा की एनर्जी के बीटा से कम है। सो हम लिख चुके हैं बकायदा, एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। आपको याद होगा, और इसकी रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। इसकी रीजन ये है कि के बीटा में इलेक्ट्रॉन एल की बजाय एम शेल से के पर फॉल करता है, तो ज्यादा बड़ी छलांग लगाता है, लिहाजा ज्यादा बड़ी एनर्जी को एमिट करता है। तो एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ के अल्फा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर वाज़े तौर पे देख सकते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो के बीटा की चूंकि एनर्जी ज्यादा है तो के बीटा की वेवलेंथ यकीनन कम होगी। तो देखिए, आप जैसे जैसे राइट पर बढ़ते जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी शर्तिया ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा एनर्जी के बीटा की होती है। इसी तरह से जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये देखिए, उसकी एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम होती है के अल्फा की। इसे आप यूं भी रिकॉल कर सकते हैं, मैं आपको इंटेंसिटी के एतबार से भी बता चुका हूं। हमने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ के बीटा। इंटेंसिटी और वेवलेंथ को कतई तौर पे आपने मिक्स नहीं करना।
तो आप यहां पर देख चुके हैं कि इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा ज्यादा है। प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, रीजन वहां पर बताई थी कि इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि ट्रांजिशन के की वैकेंसी फुलफिल करने के लिए एल से होगी, क्योंकि एल करीब पड़ता है, यानी कि के अल्फा के प्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसी एतबार से आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा है वो दैट इज प्रिटी हायर देन द इंटेंसिटी ऑफ के बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने देख लिया कि हमारे इस पूरे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज के ग्राफ में सिर्फ ये दो हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। स्टूडेंट्स, बहुत खूबसूरत बात यहां पे आने वाली है, जरा गौर से देखिएगा। इस पूरे के पूरे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज में सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं और बाकी सारे का सारा कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज का ग्राफ है। तो चलिए थोड़ी सी बात फिर कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज पर भी कर ली जाए। स्टूडेंट्स देखें, मेरा आपसे एक सवाल जो यकीनन फिर आपके जहन में भी उभर रहा होगा। अगर आपके जहन में ये सवाल उभर रहा है तो थम्स अप, अगर सवाल नहीं उभरा आपके जहन में तो चलिए आई विल हेल्प यू आउट, इसीलिए तो मैं यहां पर हूं। सवाल ये है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो इस ग्राफ में इन दो पीक्स पर है ये कैसे प्रोड्यूस हुई, आपने पढ़ा और इसकी रीजन आपने मुझे बताई कि इसकी रीजन है इनर्शियल ट्रांजिशन, यानी कि जब भी किसी खास एटम में इनर शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे पूरा करने के लिए हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आएगा तो पक्का पता है कि एक ही किस्म की एनर्जी और एक ही किस्म की वेवलेंथ एमिट होगी, उसे आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। वो तो ये दो ग्राफ में आ गई। इसके अलावा भी तो ग्राफ में देखें ये तमाम वेवलेंथ्स एमिट हो रही हैं, ये तमाम एक्सरेज हैं। आखिर ये क्यों एमिट हो रही हैं? इन अनवांटेड एक्सरेज को हम कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज कहते हैं। इन्हें कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज क्यों कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज को समझने से पहले आंखें बंद कीजिए जरा मेरे साथ और रिकॉल कीजिए चैप्टर नंबर 16 के एंड पर पढ़ा जाने वाला टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहां पर आपने प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी थी, और वो मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी मैं यहां पर नोट की सूरत में आपके साथ शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, वो थ्योरी कुछ इस तरह से थी, एक्सेलरेटिंग चार्ज विल ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए इस पॉइंट को जरा लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। सो एक्सेलरेटिंग charge will always produce electromagnetic waves. All right, dear students, अब जितनी स्वेयर एक्सेलरेशन होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी होगी। Acceleration could be positive, acceleration could be negative. पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त होती है जब आप किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, उसे तेज कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। जैसे आप बाज़ औक़ात गली में साइकिल पर रेस लगाते हुए साइकिल को तेज तेज पैडल मारते हैं, आप साइकिल को एक्सेलरेट कर रहे हैं। और इसके बरअक्स एक्सेलरेशन नेगेटिव उस वक्त होती है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, जब आप वेलोसिटी को रोकते हैं, कम कर रहे होते हैं। करीब आइए, इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ साथ डीसेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप यकीनन 9th क्लास में इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब सोचिए जरा, यहां पर सारे के सारे ऑपरेटर्स में रिटार्डेशन या डीसेलरेशन जैसी चीज हो रही है कहीं पर? सोचिए जरा,
यस, शाबाश, आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा। डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, बहुत सारी एनर्जी समेट कर, बहुत सारी एनर्जी लेकर, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये कैथोड से निकलता है, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, यानी इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जाकर टारगेट को टकराता है, तो क्या ये जल्दी से स्लो डाउन नहीं होता, डीसेलरेट नहीं होता? बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, इसकी डीसेलरेशन होती है, ये स्लो डाउन होता है। तो स्लो डाउन होना, डीसेलरेशन होना, यानी कि नेगेटिवली एक्सेलरेट होता है, इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। तो इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से भी एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यही वो एक्स रेज हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इन एक्स रेज को कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने से एक्स रेज प्रोड्यूस हो, इस फिनोमिना को ब्रैमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ब्रैमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू continuous deceleration of fast moving electrons when they collide with target atoms. So X-rays are produced due to continuous deceleration of fast-moving electrons when they collide with target atoms, are called as continuous X-rays. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो continuous X-rays हो गई, लेकिन इन continuous X-rays के पैदा होने के अमल को क्या कहेंगे? And this effect is called as Bremsstrahlung effect. तो डियर स्टूडेंट्स, इस इफेक्ट का इतना मुश्किल सा जो नाम है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसे ब्रैमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट कहते हैं। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन के धड़ाधड़ टारगेट पर टकराने से जो डीसेलरेशन होगी, उससे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज कहलाएंगे, और ये जो अमल है इसे ब्रैमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये जो कॉन्टिन्यूअस रेडिएशंस हैं, इनके और भी कुछ नाम है, चलिए नोट में ये आपको लिखवा देता हूं। These continuous radiations, क्या नाम है इनके? और these continuous radiations are also known as white radiations. चलिए बताता हूं क्यों। So यहां पर लिखते हैं, so these continuous rays are also called as वाइट रेज। इन्हें वाइट रेज भी कहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्हें वाइट रेज क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इन्हें वाइट रेज इसलिए बिल्कुल भी नहीं कहते कि ये वाइट कलर की होती हैं। इन्हें वाइट रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाए, तो वो जो वाइट कलर की लाइट है वो प्रिज्म में से पास होने के बाद 7 मुख्तलिफ रंगों में बिखर जाती है। यानी ये जो वाइट लाइट है डियर स्टूडेंट्स, ये किसी एक रंग पर मुश्तमिल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ है। तो इसी तरह से ये जो कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन है, ये कोई एक वेवलेंथ नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन यहां से लेके यहां तक
और फिर यहां से लेके यहां तक बहुत सारी रेडिएशंस पर मुश्तमिल है। इन कॉन्टिन्यूअस रेडिएशंस की वेवलेंथ कोई सिंगल फिक्स नहीं है कैरेक्टरिस्टिक की तरह, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक की तो एक फिक्स वेवलेंथ थी, एक फिक्स एनर्जी थी। इनकी वैसे नहीं होती, इनमें बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट एनर्जीज की रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं। इसी एतबार से इसे वाइड या कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनका एक और नाम भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज, चलिए ये भी बताता हूं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेकिंग रेडिएशंस। इन्हें ब्रेकिंग रेडिएशंस क्यों कह रहे हैं? आपने गौर किया, मैंने यहां पे BRAKING लिखा है, EA नहीं लिखा। ये ब्रेकिंग ब्रेक्स वाला है, जो ब्रेक आप अपनी गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल की रोड पर लगाते हैं, तो ये ब्रेकिंग रेडिएशन है। ये जो ब्रेक्स हैं ये किसकी लग रही है? यहाँ पर इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की ब्रेक्स लग रही हैं। जब ये इन टंगस्टन की डिस्क्स को टकराएंगे, एनोड की सरफेस पर टकराएंगे, तब जाकर इनकी ब्रेक्स की वजह से जो एनर्जी एमिट होगी, जो मैक्सवेल ने बताया था, डीसेलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, उन रेडिएशंस को हम ब्रेकिंग रेडिएशंस भी कहते हैं। सो देखिए, अब आप बहुत सारे सवालात जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते चले जा रहे हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन ब्रेकिंग रेडिएशंस, जवाब आपके सामने। डिफाइन ब्रह्मस्ट्रॉलिंग इफेक्ट, जवाब आपके सामने है। डिफाइन कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन, जवाब आपके सामने है। डिफाइन वाइड रेडिएशन, जवाब आपके सामने है। तो कितने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात आपने इसी छोटे से पैराग्राफ में, छोटे से कॉन्सेप्ट में समेट ली। देखिए स्टूडेंट्स, कहानी अभी बाकी ये खत्म नहीं हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल अब ये है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस रेडिएशंस है, वाइड रेडिएशन है, जैसे कि बता चुका हूं कि बहुत सारी वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल है। इन वेवलेंथ्स की एनर्जी कितनी होगी, हमें कैसे पता चलेगा? डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह पर मौजूद है, तो यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लागू होगा, जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेकर चला है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक ही कलेयन में, एक ही टक्कर में खो दे, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो सारी काइनेटिक एनर्जी एक्स रेज की सूरत में निकल जाएगी। अगर तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक नहीं जबकि बहुत सारे कलेयंस में आहिस्ता आहिस्ता लूज करे, इलेक्ट्रॉन यहां टकराया, यहां से थोड़ा सा स्कैटर किया, यहां टकराया, फिर यहां टकराया, 3-4 जगह टकरा कर उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज की, तो हर टकराव में, हर कलेयन में थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है, तो हर टकराव में थोड़ी थोड़ी एनर्जी की एक्स-रेज एमिट होंगी। यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही एनर्जी एक्स-रेज की सूरत में एमिट होगी। तो चलिए फिर अगली हेडिंग यहां पर डालते हैं, एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्स-रेज। हम देखते हैं कि लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन एक ही कलेयन में अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी अगर खो दे, तो मैक्सिमम कितनी हाई एनर्जी की एक्स-रेज निकल सकती है? तो लेट्स से मैं मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज, आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है ईवी से, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईवी। इसी ईवी ने कन्वर्ट हो जाना एक्सरेज की एनर्जी में, तो परेशानी किस बात की है? आप फिर लिख सकते हैं यही एनर्जी कन्वर्ट होगी एनर्जी ऑफ एक्स रेज में। एक कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज है जो एच एफ के इक्वल लिखी जा सकती है, ये एफ मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज का फॉर्मूला,
जो आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी, समझी होंगी, सीखी होंगी। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।